नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए आज हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग। इस टॉपिक से जुड़े उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के टॉपिक से जुड़े और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर बन सकते हैं, जो आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यह उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के क्वेश्चन आंसर का पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि पार्ट 1 में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट राजस्व विभाग से रिलेटेड प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो राजस्व परिषद की जो स्थापना हुई थी यह कब हुई थी? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। 1881 में जो है उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी। डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तथा आपका जो रेवेन्यू बोर्ड है, आपका उत्तर प्रदेश का जो रेवेन्यू बोर्ड है, जो राजस्व परिषद जिसको हम राजस्व विभाग भी कहते हैं, यह जो है उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की जो है सबसे बड़ी संस्था होती है। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1831 ईस्वी में की गई थी। राजस्व परिषद की जो स्थापना है कहाँ पर की गई थी? तो इलाहाबाद में की गई थी। राजस्व परिषद की स्थापना लोकेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्व प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग कौन सा होता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। राजस्व प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग आपका होता है राजस्व परिषद। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। जो राजस्व परिषद होता है, जो रेवेन्यू बोर्ड होता है, यह राजस्व प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है। राजस्व परिषद के सदस्यों की जो नियुक्ति है कौन करता है? तो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है आपके राजस्व परिषद के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। तो स्टेट गवर्नमेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। और राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को कब अलग किया गया था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। राजस्व परिषद के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को अलग किया गया था वर्ष 1947-48 में। तो आप इसे याद रखिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वर्ष 1947-48 के दौरान जो है इसके प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। राजस्व परिषद की जो न्यायिक शाखा है वह कहाँ पर मिलेगी आपको? तो इसकी जो न्यायिक शाखा है राजस्व परिषद की आपको मिलेगी प्रयागराज में। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, प्रयागराज में आपको मिलेगी राजस्व परिषद की न्यायिक शाखा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसकी जो न्यायिक शाखा है वो आपकी कहाँ पर है? तो प्रयागराज में है। और इसका जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो आपको मिलेगा लखनऊ में। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न इसी से है कि उत्तर प्रदेश जो राजस्व परिषद है इसका प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद का जो प्रशासनिक मुख्यालय आपको मिलेगा लखनऊ में। इंपॉर्टेंट है। और राजस्व परिषद के एक अध्यक्ष के अतिरिक्त, मतलब राजस्व परिषद में जो है एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो आपका राजस्व परिषद होता है इसमें तो एक अध्यक्ष होता है और 2 प्रशासनिक सदस्य तथा 7 न्यायिक सदस्य इसमें होते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखना है। तथा इसमें से आपके 2 प्रशासनिक सदस्य कहाँ पर बैठते हैं? तो इसमें से 2 आपके जो प्रशासनिक सदस्य इनका मुख्यालय लखनऊ में होता है। प्रशासनिक सदस्यों का मुख्यालय लखनऊ में होता है। और आपके जो 7 न्यायिक सदस्य हैं इनका मुख्यालय कहाँ पर मिलेगा? तो आपको प्रयागराज में मिलेगा। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जो न्यायिक आपकी शाखा है राजस्व परिषद की, उसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा प्रयागराज में। तो इसके जो 7 न्यायिक सदस्य होते हैं वो प्रयागराज में बैठते हैं। और इसके जो 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं आपके राजस्व परिषद के, वो बैठते हैं आपके लखनऊ में। तथा राजस्व परिषद में एक आपका होता है अध्यक्ष, यानी कि एक अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक सदस्य और 7 न्यायिक सदस्य आपके होते हैं राजस्व परिषद में। तो इसकी संरचना भी आपको याद रखनी है राजस्व परिषद की। और अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्व परिषद का जो शीर्ष न्यायालय है तो वह कौन होता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। राजस्व परिषद का जो शीर्ष न्यायालय होता है वो होता है राजस्व न्यायालय। तो आप इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा क्या गया प्रश्न में कि जो आपका राजस्व न्यायालय होता है उस राजस्व न्यायालय का शीर्ष न्यायालय क्या होता है? तो राजस्व परिषद होता है। प्रश्न बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। राजस्व न्यायालय का जो शीर्ष न्यायालय होता है वो होता है आपका राजस्व परिषद। इसके बाद राजस्व परिषद के निर्णय किस न्यायालय के निर्णय की तरह सभी राजस्व न्यायालय पर बाध्यकारी होते हैं? तो जो आपका उच्च न्यायालय होता है उसी उच्च न्यायालय की भांति ही जो राजस्व परिषद के निर्णय होते हैं सभी आपके राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, कार्य के आधार पर राजस्व परिषद को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ये 2 भाग आपके कौन कौन से हैं? तो प्रशासनिक और न्यायिक। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। कार्य के आधार पर जो आपका राजस्व परिषद उसको 2 भागों में बांटा गया है।
प्रशासनिक तथा न्यायिक। अगला प्रश्न आपके सामने है, बंदोबस्त, भू अभिलेखों का रख रखाव, भूमि अर्जन, मालगुजारी आदि राजस्व परिषद के कार्य हैं। तो ये सभी आपके प्रशासनिक कार्य, यानी कि प्रशासनिक कार्य में आपका क्या आता है, राजस्व परिषद के जो प्रशासनिक कार्य होते हैं इसमें आता है बंदोबस्त, भू अभिलेखों का रख रखाव, भूमि अर्जन, मालगुजारी आदि, ये सभी आपके राजस्व परिषद के क्या हैं, तो प्रशासनिक कार्य हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। निगरानी, पुनर्विलोकन तथा अपीली आदि राजस्व विभाग के कौन से कार्य हैं, तो सभी आपके न्यायिक कार्य हैं। तो न्यायिक कार्य कौन कौन से हैं, प्रशासनिक कार्य कौन कौन से हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। राजस्व निरीक्षक तथा लेखपाल किसके अंतर्गत आते हैं, तो राजस्व निरीक्षक और आपके जो लेखपाल होते हैं ये जिला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आते हैं, अधीन आते हैं आपके राजस्व निरीक्षक और लेखपाल। तो आप इसे याद रखिएगा। अभिलेख क्रियाएं तथा सर्वेक्षण किसके अधीन होती हैं, तो अभिलेख क्रियाएं तथा सर्वेक्षण जो है ये राजस्व परिषद के अधीन होती हैं। तो आप इसके बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और राजस्व परिषद के अधीन आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, राजस्व परिषद के अधीन सर्वेक्षण तथा अभिलेख क्रियाएं किसके द्वारा की जाती हैं, तो राजस्व परिषद के अधीन सर्वेक्षण और जो अभिलेख क्रियाएं होती हैं ये सहायक अभिलेख अधिकारी के द्वारा की जाती है। आप इसे याद रखिएगा, सहायक अभिलेख अधिकारी के द्वारा जो है राजस्व परिषद के अधीन सर्वेक्षण और अभिलेख क्रियाएं की जाती हैं। अगला प्रश्न है, राजस्व परिषद के न्यायिक सदस्य अथवा राजस्व संबंधी वादों का जो निस्तारण होता है, प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, राजस्व परिषद के न्यायिक सदस्य द्वारा राजस्व संबंधी वादों का निस्तारण किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत जो है आपका राजस्व संबंधी वादों का जो निस्तारण है वह किया जाता है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। और राजस्व परिषद के लखनऊ कार्यालय में कितने अनुभाग हैं, तो राजस्व परिषद का जो लखनऊ कार्यालय है इसमें आपको मिलेंगे टोटल 19 अनुभाग। प्रश्न आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। आपका जो राजस्व परिषद का लखनऊ कार्यालय है इसमें टोटल कितने अनुभाग मिलेंगे, तो टोटल आपको 19 अनुभाग मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 19 अनुभाग। राजस्व परिषद के इलाहाबाद कार्यालय में कितने अनुभाग हैं, तो राजस्व परिषद का जो इलाहाबाद कार्यालय है इसमें आपको मिलेंगे 2 अनुभाग। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है, 2 अनुभाग मिलेंगे आपको इलाहाबाद कार्यालय में और 19 अनुभाग आपको मिलेंगे लखनऊ कार्यालय में। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जमींदारी उन्मूलन। प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से आप पढ़िएगा, यहाँ से आपके कभी सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। जमींदारी उन्मूलन, राजस्व ग्रामों का सृजन, जमींदारी उन्मूलन, राजस्व ग्रामों का सृजन तथा भूमि व्यवस्था लागू करने आदि जो कार्य संपादित किए जाते हैं वो राजस्व परिषद के किस अनुभाग के अंतर्गत किया जाते हैं, तो राजस्व परिषद का जो लखनऊ स्थित प्रशासनिक कार्यालय है उसका जो अनुभाग 1 है इसी के द्वारा जमींदारी उन्मूलन, राजस्व ग्रामों का सृजन तथा भूमि व्यवस्था लागू करने आदि जो कार्य हैं वो संपादित किए जाते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना, लखनऊ स्थित प्रशासनिक कार्यालय के अनुभाग 1 के द्वारा ये सभी कार्य किए जाते हैं। इसके बाद अगला है वृक्षारोपण कार्यक्रम, ऊसर। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, वृक्षारोपण कार्यक्रम, ऊसर, बंजर भूमि, ग्राम पंचायत में निहित भूमि से संबंधित कार्य किसके अधीन है, तो राजस्व परिषद का जो प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ का है इसके अनुभाग 2 के अधीन आता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ के अनुभाग 2 के अधीन ये सभी कार्य किए जाते हैं, वृक्षारोपण कार्यक्रम, ऊसर, बंजर भूमि, ग्राम पंचायतों में निहित भूमि से संबंधित कार्य। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तालाबों, जल सिस्टम से होने वाले आय व्यय, ग्राम सभाओं के हाट, बाजार, मेलों आदि से संबंधित कार्य किसके अधीन आते हैं, तो ये सभी कार्य आपके आते हैं लखनऊ स्थित प्रशासनिक कार्यालय के राजस्व अनुभाग 2 के अधीन जो है आपके ये सभी इंपॉर्टेंट कार्य आते हैं। और ग्राम सभा द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने संबंधित शिकायतों का निपटारा किया जाता है कहाँ पर, तो ग्राम सभा द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने संबंधी जो शिकायतें उनका जो निपटारा है कहाँ पर किया जाता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ के राजस्व अनुभाग 2 के अधीन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वित्त आयोग को सूचना उपलब्ध कराई जाती है किसके अंतर्गत, तो प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ के राजस्व अनुभाग 4 के द्वारा जो है वित्त आयोग को जो है सूचना उपलब्ध करवाई जाती है। सभी जिलों में, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, सभी जिलों में भू अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण का कार्य किसके अंतर्गत किया जाता है, तो प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ के राजस्व अनुभाग 4 के अधीन जो है सभी जिलों में भू अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण संबंधी जो कार्य है वह किया जाता है। दोस्तों जितने भी अनुभाग हैं और उनके जो कार्य हैं आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट
अनुभाग और कार्य बन सकते हैं उनको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लगभग 2 वीडियो आपको हो गए, पहला वीडियो है और एक आपका सेकंड वीडियो आएगा। इन 2 वीडियो के माध्यम से जितने भी इंपॉर्टेंट और अनुभाग बन सकते हैं और उनके कार्य बन सकते हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा जितने भी राजस्व विभाग से रिलेटेड प्रश्न उत्तर होंगे उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे इन 2 वीडियो के तहत। तो इन दो वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से अटेंड करके चलना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सर्वे ऑफ इंडिया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नक्शों में प्रदर्शित सीमांकन एवं प्रमाणीकरण का जो कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो कार्य है प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ के राजस्व अनुभाग 5 के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नए मंडल, जनपद, तहसीलों के सृजन संबंधित मामले कौन देखता है? तो नए मंडल, जनपद, तहसीलों के सृजन से संबंधित मामला देखता है राजस्व अनुभाग 5। तो आप इसे याद रखिएगा, जो आपका प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ है उसका जो राजस्व अनुभाग 5 है वह क्या देखता है? नए मंडल, जनपद, तहसीलों के सृजन संबंधित मामले देखता है। आप इसे याद कर लीजिएगा। और विभिन्न विभागों को राजस्व विभाग की भूमि उपलब्ध कराए जाने तथा मंडल, जिला, तहसीलों के भवनों के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन का कार्य कौन देखता है? तो भूमि के अर्जन का जो कार्य वो देखा जाता है प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ के अनुभाग जो है 5 के द्वारा। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, जो लखनऊ के राजस्व अनुभाग 5 है इसी के द्वारा जो है ये सभी इंपॉर्टेंट जो कार्य हैं ये देखे जाते हैं। तो इनको आप याद कर लीजिएगा। और भूजल भूमि तथा रेलवे की अतिरिक्त भूमि का बंदोबस्त आदि कार्य कौन देखता है? तो भूजल भूमि तथा रेलवे की अतिरिक्त भूमि का बंदोबस्त कार्य देखता है लखनऊ स्थित प्रशासनिक कार्यालय का राजस्व अनुभाग 6। इंपॉर्टेंट है। विस्थापितों की सहायता तथा पुनर्वास का कार्य कौन देखता है? तो विस्थापितों की सहायता तथा पुनर्वास का कार्य देखता है लखनऊ स्थित प्रशासनिक कार्यालय का राजस्व अनुभाग 6। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और जो विस्थापित होते हैं उनकी सहायता करना तथा पुनर्वास का कार्य देखता है जो कार्यालय राजस्व अनुभाग 6 है वो लखनऊ का। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला है, राजस्व अनुभाग 8 के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? तो चकबंदी संबंधित जो कार्य हैं आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। आपका जो राजस्व अनुभाग 8 है इसके अंतर्गत चकबंदी से संबंधित कार्य किए जाते हैं। 100% एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद रखिएगा। और लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, कानूनगो, नायब तहसीलदार तथा तहसीलदार इत्यादि के कार्य तथा उनकी सेवा नियमावली संबंधी कार्य किए जाते हैं किसके द्वारा? तो राजस्व अनुभाग 9 के द्वारा जो है लेखपाल हो गए और राजस्व निरीक्षक हो गए, कानूनगो हो गए। इसके अलावा नायब तहसीलदार और तहसीलदार इत्यादि के कार्य एवं उनकी सेवा नियमावली संबंधी कार्य किया जाता है जो आपका राजस्व अनुभाग 9 होता है उसके अंतर्गत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और खेतों की हदबंदी, दाखिल खारिज, कृषि गणना तथा बंटवारा संबंधी कार्य किया जाता है किसके अंतर्गत? तो जो लखनऊ का राजस्व अनुभाग 9 है इसके अंतर्गत जो है खेतों की हदबंदी, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, खेतों की हदबंदी, कृषि गणना, दाखिल खारिज संबंधी कार्य ये सभी आपके किए जाते हैं और जो राजस्व अनुभाग है 9 के अधीन। अगला है, प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ का जो राजस्व अनुभाग 10 है इसके द्वारा निर्धारित मंडलों में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने हेतु उनसे प्रार्थना पत्र एवं शिकायत लेता है। यानी कि जो आपका राजस्व अनुभाग 10 है वह क्या करता है? तो आपदा से प्रभावित, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने हेतु उनसे प्रार्थना पत्र तथा शिकायत लेता है राजस्व अनुभाग 10। इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, और जिला बाढ़ नियंत्रण तथा आपदा सहायता कार्य कौन देखता है? तो जिला बाढ़ नियंत्रण तथा आपदा संबंधी कार्य आपको देखता है जो प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ का अनुभाग है 10। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, राजस्व अनुभाग 10 ये सभी कार्य देखता है। मौसम और कृषि की दशा संबंधी रिपोर्ट, अग्नि दुर्घटना के कारण हुई क्षति, शीतलहर तथा पाला के समय निगरानी, सूखा के कारण हुई क्षति, भूखमरी की सूचना आदि का कार्य कौन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका जो राजस्व, यहाँ पे राजस्व अनुभाग होगा, यहाँ पे लखनऊ का जो राजस्व अनुभाग 11 है उसके अंतर्गत ये सभी कार्य किए जाते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट ये सभी कार्य आपको ऊपर लिखे गए सभी आपके कार्य किए जाते हैं राजस्व अनुभाग 11 के अंतर्गत। तो इंपॉर्टेंट है। आज का लास्ट प्रश्न है, प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ के द्वारा जो राजस्व अनुभाग 12 है, जो राजस्व अनुभाग 12 है उसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? तो राजस्व अनुभाग 12 का कार्य होता है उद्योग बंधु, उद्योगों की उच्च स्तरीय समिति संबंधी कार्य, वार्षिक कार्य योजना का समन्वय, परिवार नियोजन का समन्वय तथा 20 सूत्री कार्यक्रम के संबंध में कार्य जो है ये सभी किए जाते हैं किसके अंतर्गत? तो ये सभी जो कार्य हैं
जो राजस्व अनुभाग 12 है उसके द्वारा किए जाते हैं। तो लखनऊ का जो प्रशासनिक कार्यालय का राजस्व अनुभाग 12 है, इसके अंतर्गत उद्योग बंधु तथा उद्योगों की उच्च स्तरीय समिति संबंधी कार्य किए जाते हैं। वार्षिक कार्य योजना का समन्वय किया जाता है इनके द्वारा। परिवार नियोजन का समन्वय तथा 20 सूत्री कार्यक्रम से संबंधित जो कार्य हैं जो राजस्व अनुभाग 12 है वह देखता है। तो दोस्तों यह हमारा पहला वीडियो था उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग का। इसका जो सेकंड वीडियो है उसको हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं उनमें हम पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग से रिलेटेड प्रश्नों को। इसका जो पार्ट 1 है हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है तथा पार्ट 2 है इसमें कुछ और हम आज बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही आपका जो उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का टॉपिक है वह आज समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए लेखपाल के लिए, तो पहला प्रश्न क्या है, भूमि अध्याप्ति अधिनियम से संबंधित कार्य किस अनुभाग के द्वारा संपादित किए जाते हैं। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, लखनऊ स्थित जो प्रशासनिक कार्यालय है उसका जो राजस्व अनुभाग 13 है इसी के द्वारा भूमि अध्याप्ति अधिनियम से संबंधित जो कार्य हैं उनको संपादित किया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राजस्व अनुभाग 13 के द्वारा। भूदान तथा ग्राम दान संबंधी कार्य, सर्वेक्षण तथा अभिलेख संबंधी क्रियाएं आदि कौन संपादित करता है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो राजस्व अनुभाग 14 है यानी कि लखनऊ स्थित प्रशासनिक कार्यालय का जो राजस्व अनुभाग 14 है उसी के द्वारा भूदान, ग्राम दान संबंधी कार्य, सर्वेक्षण, अभिलेख संबंधी जो क्रियाएं होती हैं उनका संपादन किया जाता है। तो राजस्व अनुभाग 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूमि के हक, सीमांकन तथा बंटवारे से संबंधित वाद कहाँ चलाए जाते हैं। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, उप जिलाधिकारी के पास। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उप जिलाधिकारी के पास जो है भूमि के हक, सीमांकन तथा बंटवारे से संबंधित जो वाद हैं वे चलाए जाते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों तथा प्रधानों के निर्वाचन संबंधी याचिका कहाँ पर सुनी जाती है। तो उप जिलाधिकारी के पास जो है आपकी ग्राम पंचायत के सदस्यों तथा प्रधानों के निर्वाचन संबंधी जो याचिका है वह सुनी जाती है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उप जिलाधिकारी द्वारा पारित अध्यादेश के विरुद्ध किस न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उप जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध किस न्यायालय में हम अपील कर सकते हैं। तो जिला न्यायाधीश के न्यायालय में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिला न्यायाधीश के न्यायालय में जो है आप उप जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध जो है अपील दाखिल कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जिला न्यायाधीश के न्यायालय में। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्व अधिकारियों को अधिकार होते हैं किस प्रकार के। तो आपके जो राजस्व अधिकारी होते हैं इनको अधिकार होते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के। तो आप इसे याद देखिएगा, राजस्व अधिकारियों के पास किस प्रकार के अधिकार होते हैं। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार होते हैं आपके राजस्व अधिकारियों के पास। तो आप इसे याद देखिएगा। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व किसके ऊपर होता है। तो जिला अधिकारी के पास होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होता है। तो आप इसे याद देखिएगा। इसके बाद जिले में शासन का प्रतिनिधि कौन होता है। तो जिलाधिकारी होता है। और शासन में मंडल में शासन का प्रतिनिधि कौन होता है। तो मंडल में शासन का प्रतिनिधि आपका होता है मंडलायुक्त होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जिले में शासन का प्रतिनिधि आपका जिलाधिकारी होता है और मंडल में शासन का प्रतिनिधि आपका होता है मंडलायुक्त। इसके बारे में आपको याद रखना है। उप जिलाधिकारी कार्य करते हैं किसके अधीन। तो जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में आप याद रखिएगा, जो आपके उप जिलाधिकारी होते हैं ये जिला अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भू अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व किसके पास होता है। तो जिलाधिकारी के पास होता है भू अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंप्यूटरीकृत जो खतौनी होती है, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो कंप्यूटराइज्ड यानी कि कंप्यूटरीकृत खतौनी होती है कहाँ से निर्गत की जाती है। तो इसको निर्गत किया जाता है तहसील से। आप इसे याद देखिएगा, तहसील से जो है आपके कंप्यूटराइज्ड यानी कि कंप्यूटरीकृत खतौनी को निर्गत किया जाता है। तो आप इसे याद देखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने का उत्तरदायित्व किसके पास होता है। तो सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने का जो उत्तरदायित्व है यह राजस्व विभाग के पास होता है, रेवेन्यू बोर्ड के पास होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान आपको मिलेगा हरदोई में। कहाँ, तो हरदोई में। सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण तथा बेदखली का अधिकार किसे दिया गया है।
तो सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने तथा बेदखली का जो अधिकार है यह दिया गया है तहसीलदार को। आप इसे याद कर लीजिएगा, तहसीलदार को। उत्तर प्रदेश में समस्त भूधारकों के लिए व्यक्तिगत कृषि दुर्घटना बीमा योजना किसके द्वारा चलाई जाती है? तो राजस्व विभाग के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश के समस्त भूधारकों के लिए व्यक्तिगत कृषि दुर्घटना बीमा योजना चलाई जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा उत्तर प्रदेश में भूधारकों के लिए जो व्यक्तिगत कृषि दुर्घटना बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो 5 अक्टूबर 2004 से इसको शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निवास प्रमाण पत्र, किसान बही, जाति प्रमाण पत्र तथा आय प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट प्रमाण पत्र जैसे निवास प्रमाण पत्र, किसान बही, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र ये जारी किए जाते हैं राजस्व विभाग के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि में बदलाव को क्या कहा जाता है? तो कृषि भूमि का गैर कृषि भूमि में बदलाव को हम कहते हैं कृषि रूपांतरण। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। और उपमंडल का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उपमंडल का जो प्रशासनिक प्रधान होता है यह होता है उप संभागीय अधिकारी। कौन होता है? तो उप संभागीय अधिकारी जो होता है यह आपका उपमंडल का प्रशासनिक प्रधान होता है। उपमंडलों को किस में विभाजित किया जाता है? तो आपके जो उपमंडल होते हैं इनको हम विभाजित करते हैं तहसीलों में। इंपॉर्टेंट है, जो आपके उपमंडल होते हैं इनको हम तहसीलों में विभाजित करते हैं। और तहसील स्तर पर प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो तहसीलदार के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। और तहसील स्तर पर जो प्रशासन का कार्य है वह चलाता है तहसीलदार। तहसील का विभाजन किसमें किया जाता है? तो आपके जो तहसील होते हैं इनका विभाजन होता है गाँव में। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपके तहसील होते हैं तहसीलों का विभाजन किया जाता है गाँव में। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा गाँव में। अगला प्रश्न आपके सामने है, तहसील में करों की वसूली के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो तहसील में जो करों की वसूली होती है उसके लिए उत्तरदायी होता है आपका तहसीलदार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और तहसीलदार शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो यह जो आपका तहसीलदार शब्द है इसकी व्युत्पत्ति मानी जाती है अरबी भाषा शब्द से। आप इसे याद कर लीजिएगा, अरबी भाषा शब्द से। राजस्व निरीक्षक या कानूनगो किस स्तर के अधिकारी होते हैं? तो राज्य स्तर के अधिकारी आपके होते हैं राजस्व निरीक्षक या कानूनगो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पटवारी या लेखपाल पटवारी या लेखपाल किस स्तर के अधिकारी होते हैं? तो पटवारी या लेखपाल जो है आपके पटवारी हल्का स्तर के आपके अधिकारी होते हैं। इंपॉर्टेंट है। और पटवारी लेखपाल के कार्यों का परीक्षण कौन करता है? तो कानूनगो या राजस्व निरीक्षक जो होता है यह करता है लेखपाली या पटवारी के कार्यों का निरीक्षण। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पटवारी और लेखपाल एक ही होते हैं, तो इनके कार्यों का जो निरीक्षण होता है, परीक्षण होता है, वह कौन करता है? तो इनके कार्यों का जो परीक्षण वो करता है आपका कानूनगो या राजस्व निरीक्षक। यहाँ पे परीक्षण की जगह पर्यवेक्षण कर लीजिएगा, पर्यवेक्षण आप कर लीजिएगा यहाँ पे। तो इनके कार्यों का पर्यवेक्षण आपका कानूनगो या राजस्व निरीक्षक करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले भूमि के खसरा एवं खतौनी लेख तैयार करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी कौन होता है? तो लेखपाल कह लीजिए या पटवारी कह लीजिए। इन्हीं के द्वारा उनके जो क्षेत्र में भूमि आते हैं तो भूमि का खसरा और खतौनी का जो लेख होता है वह लेखपाल या पटवारी ही तैयार करता है अपने क्षेत्रों का। आप इसे याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में भू राजस्व प्रशासन किन अधिकारियों के द्वारा चलाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो भू राजस्व प्रशासन होता है यह किन अधिकारियों के तहत चलाया जाता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, राजस्व अधिकारी तथा राजस्व न्यायालय के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में भू राजस्व जो प्रशासन होता है यह राजस्व अधिकारी तथा राजस्व न्यायालय के द्वारा चलाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मालगुजारी के कार्य के लिए या राजस्व अभिलेख तैयार करने के लिए नियुक्त किसे किया जाता है? तो मालगुजारी के कार्य के लिए या राजस्व अभिलेख तैयार करने के लिए राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इंपॉर्टेंट है। कानूनगो तथा लेखपाल किसमें शामिल किए जाते हैं? तो राजस्व अधिकारी के रूप में जो है कानूनगो तथा लेखपाल को सम्मिलित किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी आपका होता है जिला कलेक्टर होता है। मैंने आपको बताया था जिला कलेक्टर जो होता है आपका जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद जिलों को किसमें विभाजित किया जाता है? तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जो आपके जिले होते हैं, इनको उपमंडलों में विभाजित किया जाता है। खसरा और खतौनी का निरीक्षक कौन होता है? तो कानूनगो या राजस्व निरीक्षक जो होता है यह खसरा और खतौनी का निरीक्षक माना जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तहसील स्तर पर भू राजस्व से संबंधित मुकदमों का निर्णय कौन करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो तहसील स्तर पर जितने भी भू राजस्व के संबंधित मुकदमे होते हैं उनका जो निर्णय है वह तहसीलदार के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने राजस्व न्यायालय हैं? तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो राजस्व न्यायालय है उनकी संख्या है 2333। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 2333 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्व न्यायालय के अंतर्गत किसका न्यायालय सर्वोच्च स्थान पर है? तो राजस्व न्यायालय के अंतर्गत जो है राजस्व परिषद का जो न्यायालय होता है वह सर्वोच्च स्थान पर, यानी कि सबसे हेड होता है आपका राजस्व परिषद का न्यायालय। राजस्व न्यायालय के अंतर्गत किसका न्यायालय सबसे निचले स्तर पर होता है? तो राजस्व न्यायालय के अंतर्गत जो है नायब तहसीलदार का जो न्यायालय होता है वो सबसे निचले स्तर पर होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। भू राजस्व की वसूली कौन करता है? तो भू राजस्व की वसूली करने वाला होता है अमीन। आप इसे याद कर लीजिएगा, भू राजस्व की वसूली करने वाले को हम कहते हैं अमीन। इंपॉर्टेंट है। गांव के नक्शे में इंपॉर्टेंट प्रश्न, गांव के नक्शे में प्रत्येक खेत के लिए एक क्रमांक अंकित किया जाता है। इस क्रमांक को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्रमांक को हम खसरे के नाम से जानते हैं। आप इसे याद कर लीजिएगा, गांव के नक्शे में प्रत्येक जो खेत होते हैं उनके लिए एक क्रमांक अंकित किया जाता है। इस क्रमांक को हम खसरे के नाम से जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पटवारी शब्द का प्रारंभ किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था, तथा आपका जो शेरशाह सूरी था इसी के द्वारा सर्वप्रथम भूमि का मापांकन भी शुरू किया गया। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। किसके समय पर पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था? तो पटवारी का जो नाम था वो बदलकर लेखपाल कर दिया गया था चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल में। आप इसे याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, पटवारी सेवा नियमावली को कब अधिनियमित किया गया है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, पटवारी सेवा नियमावली को अधिनियमित किया गया था वर्ष 2006 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो दोस्तों टोटल 82 प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। ये आपके जो 82 प्रश्न हैं उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग से रिलेटेड हैं। यह जो टॉपिक है आपका लेखपाल की परीक्षा के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।